हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं, जिसमें पहला टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा और आनुवांशिकी का मूल सिद्धांत। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोलते हैं इसको। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती क्या है, इससे पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि डीएनए से एमआरएनए और बाकी आरएनए का निर्माण होता है, अर्थात एमआरएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है और आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। डीएनए से आरएनए के बनने को हम अनुलेखन कहते हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जबकि आरएनए से प्रोटीन के बनने को हम अनुवादन कहते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन कहते हैं। तो डीएनए का जो निर्माण होता है, डीएनए से जो आरएनए का निर्माण होता है, वो यूकैरियोटिक जीवों में केंद्रक के अंदर होता है और केंद्रक से आरएनए बनकर कोशिका द्रव में यानी कि साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और साइटोप्लाज्म में आकर अब इस आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। डीएनए से आरएनए के बनने को हम अनुलेखन कहते हैं, जबकि आरएनए से प्रोटीन के बनने को हम अनुवादन कहते हैं। अब सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है कि डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण सेंट्रल डोग्मा कहलाता है, या हम दूसरी तरह से कहते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल में ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बीच में जो संबंध होता है, हम उसे सेंट्रल डोग्मा या आनुवंशिकी का मूल सिद्धांत कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा टर्म क्रिक ने प्रस्तुत किया था और इसका तात्पर्य क्या है कि डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है, जिसे अनुलेखन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जिसे अनुवादन कहते हैं। अब जो सेंट्रल डोग्मा की जो स्कीम थी वो जैकब एंड मोनार्ड ने प्रस्तुत की थी। जैकब तथा मोनार्ड ने प्रस्तुत की थी, लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन निरेनबर्ग, खुराना तथा मैथाई ने इसका विस्तृत अध्ययन किया था। और इसका तात्पर्य क्या है कि डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना, यानी कि अनुलेखन प्लस अनुवादन। इसका मतलब सेंट्रल डोग्मा में अनुलेखन तथा अनुवादन दोनों आते हैं, लेकिन अब जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है, लेकिन आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, आरएनए से आरएनए बन सकता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। इसका मतलब इसमें क्या क्या पॉइंट हो गए कि डीएनए से डीएनए बन सकता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, यानी कि द्विगुणन भी बोलते हैं इसको। डीएनए से आरएनए के बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी कि अनुलेखन कहते हैं, और आरएनए से डीएनए के बनने को हम विपरीत अनुलेखन कहते हैं। आरएनए से आरएनए का संश्लेषण हो सकता है और आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण हो सकता है। यानी कि इसमें कितने पॉइंट हो गए कि पहला पॉइंट डीएनए से डीएनए बन सकता है, इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट डीएनए से आरएनए का संश्लेषण हो सकता है, इसे ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। तीसरा पॉइंट आरएनए से आरएनए का संश्लेषण हो सकता है। चौथा पॉइंट आरएनए से डीएनए का संश्लेषण भी हो सकता है और इसे विपरीत अनुलेखन कहते हैं। इसमें एक एंजाइम होता है आरएनए में, आरएनए के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज,
जिसके द्वारा आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। और लास्ट पॉइंट कि आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन। उपरोक्त तथ्य से हम क्या समझ सकते हैं कि जो डीएनए और आरएनए है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, तो इन डीएनए और आरएनए में यानी कि न्यूक्लिक अम्लों में जो आनुवंशिक सूचनाओं का फ्लो है, प्रवाह है, वो द्विदिशीय होता है, अर्थात बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए में हो सकता है, आरएनए से डीएनए में हो सकता है सूचना। लेकिन आरएनए से प्रोटीन में जो सूचना है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, अर्थात एक दिशीय होती है। अर्थात सूचनाएं डीएनए आरएनए से प्रोटीन में तो जा सकती है, लेकिन प्रोटीन से सूचनाएं आरएनए में नहीं जा सकती। तो अब जो सेंट्रल डोग्मा की जो स्कीम है वो ये कहती है कि डीएनए से डीएनए बन सकता है, इसे रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बन सकता है, इसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से डीएनए बन सकता है, इसे विपरीत अनुलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन बन सकता है और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। और जो इंफॉर्मेशंस का, आनुवांशिक सूचनाओं का जो इंफॉर्मेशंस का फ्लो है वो डीएनए आरएनए में यानी कि न्यूक्लिक अम्लों में द्विदिशीय यानी कि बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि आरएनए से प्रोटीन में जो सूचनाओं का प्रवाह होता है, फ्लो होता है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, अर्थात एक दिशीय होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आनुवांशिक कूट यानी कि जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड पढ़ने से पहले हमने फिर वही समझना है कि डीएनए यूकैरियोट्स में केंद्रक में होता है, यानी कि न्यूक्लियस में होता है, वो यहां से एमआरएनए बनाता है, यानी कि केंद्रक में एमआरएनए बनता है, और वो यहां से कोशिका द्रव में यानी कि साइटोप्लाज्म में आ जाती है, और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्लस एमआरएनए मिलकर यहाँ पर पॉलीराइबोसोम्स बनाते हैं और यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जो डीएनए के अंदर प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सूचनाएं होती हैं, जो मैसेजेस होते हैं, वो इन मैसेजेस को एमआरएनए को ट्रांसफर करता है। एमआरएनए यहाँ से निकलकर साइटोप्लाज्म में आता है और इन इंफॉर्मेशंस के हिसाब से अमीनो अम्ल आकर जुड़ते हैं और अमीनो अम्ल के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यहीं से इसकी डेफिनेशन बनकर आती है आनुवांशिक कोड की, क्या है कि प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या जुड़े होते हैं, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड जुड़े होते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो अम्लों के जो सीक्वेंस होती है, अमीनो अम्लों के जो अनुक्रम होते हैं, और डीएनए एंड आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजिनस क्षारक जो होते हैं, नाइट्रोजिनस क्षारकों के अनुक्रम में जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है, जेनेटिक कोड कहलाता है। यानी कि अमीनो अम्लों के अनुक्रम किस में, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में, पॉलीपेप्टाइड चेन में, और डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजिनस क्षारकों के अनुक्रम में जो संबंध होता है उसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। या जो एमआरएनए बनकर आता है, ये एमआरएनए बनकर आया यहां पर इंफॉर्मेशंस के लिए,
जो इसके नाइट्रोजिनस क्षार हैं, ये कोई सीक्वेंस है, तो जो mRNA होता है उस mRNA में यहां पर ये 3 नाइट्रोजिनस क्षारकों का एक समूह होता है, फिर 3 नाइट्रोजिनस क्षारकों का एक कम समूह होता है, फिर 3 नाइट्रोजिनस क्षारकों का एक समूह होता है। इसको हम कोडॉन बोलते हैं। और इसके अंदर एक अमीनो अम्ल के लिए सूचना उपस्थित होती है जिसे क्रिप्टोग्राम कहते हैं हम। और इसी कोडॉन के हिसाब से अमीनो अम्ल आकर जुड़ते हैं। तो जेनेटिक कोड की यहां पर डेफिनेशन एक और बनती है क्या, कि एमआरएनए पर उपस्थित 3 क्रमागत नाइट्रोजिनस क्षारों के जो समूह होता है जिसे हम कोडॉन बोलते हैं, तो उन कोडॉन्स का अनुक्रम जिसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल एक निश्चित क्रम में या निश्चित अनुक्रम में आकर जुड़ते हैं, इस संबंध को हम, या उस जो सीक्वेंस है, अनुक्रम है, इस अनुक्रम को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। तो यानी कि जेनेटिक कोड का मतलब क्या है कि एमआरएनए पर उपस्थित 3 क्रमागत जो नाइट्रोजिनस क्षारकों का जो समूह है जिसे हम कोडॉन कहते हैं, तो कोडॉन्स की वो अनुक्रम, वो सीक्वेंस जिसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल एक निश्चित क्रम में आकर व्यवस्थित होते हैं, जेनेटिक कोड कहलाती है। यानी कि सीधी सी बात है कि पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड किस क्रम में जुड़ेंगे उसकी सूचना डीएनए पर उपस्थित होती है। डीएनए ये सूचना आरएनए को देता है, एमआरएनए को देता है, एमआरएनए से ये सूचनाएं साइटोप्लाज्म में आती है और उसके हिसाब से अब अमीनो अम्ल आकर जुड़ते हैं। तो इसका जो ये अनुक्रम है, डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजनस क्षारकों का अनुक्रम और उसके अंदर जो सूचनाएं हैं उसके द्वारा प्रोटीन्स का जो बनना है, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो एसिड्स का जो जुड़ना है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। अब जेनेटिक कोड का जो त्रिक नेचर होता है, त्रिक नेचर दिया जॉर्ज गैमो ने, और उन्होंने जेनेटिक कोड टर्म भी, शब्द भी प्रस्तुत किया। लेकिन जो इसकी खोज थी जेनेटिक कोड की, वो मार्शल नीरेनबर्ग तथा मिथाई ने की थी, ने इसकी खोज की। और 3 साइंटिस्ट और थे, मार्शल नीरेनबर्ग प्लस मिथाई प्लस हरगोविंद खुराना, प्लस क्रिक प्लस ओकाहा। ओकाहा ने जेनेटिक कोड को रीड किया या एक्सप्लेन किया या डीकोड किया, अर्थात उसको समझाया, एक्सप्लेन किया। तो त्रिक नेचर जॉर्ज गैमो ने दिया और उसने जेनेटिक टर्म प्रस्तुत किया, इसे कॉइंड करना कहते हैं। लेकिन मार्शल नीरेनबर्ग और मिथाई ने इसको डिस्कवर्ड किया। मार्शल नीरेनबर्ग, मिथाई, हरगोविंद खुराना, क्रिक और ओकाहा ने इसको रीड किया जेनेटिक कोड को, और एक्सप्लेन किया और डीकोड किया। इसके लिए अब 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, जिसमें नीरेनबर्ग और खुराना थे, खुराना प्लस नीरेनबर्ग, और इनको H.W. होले के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और H.W. होले ने टीआरएनए की संरचना प्रस्तुत की।
और उनको टीआरएनए की संरचना, विस्तृत संरचना बताने के लिए और खुराना और निरनबर्ग को जेनेटिक कोड के बारे में बताने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब जेनेटिक कोड की जो कुछ प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी है कोड त्रिक होता है। कोड त्रिक होता है मतलब द कोड इज ट्रिपलेट। द कोड इज ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि जो कोडॉन जिसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है अमीनो एसिड के लिए, उसमें कम से कम 3 नाइट्रोजिनस क्षारक उपस्थित होते हैं। अर्थात कोड सिंगलेट यानी कि 1 नाइट्रोजिनस क्षारक का या डबलेट यानी कि 2 नाइट्रोजिनस क्षारक का बना हुआ नहीं होता। एक कोडॉन में जिसमें एक अमीनो एसिड के लिए सूचना उपस्थित होती है उसमें कम से कम 3 नाइट्रोजिनस क्षारक उपस्थित होते हैं। और द कोड इज ट्रिपलेट यानी कि कोड ट्रिक होता है। ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हुआ है। अब ये क्यों नहीं होता सिंगलेट या डबलेट, और ट्रिपलेट ही क्यों होता है? क्योंकि जो अमीनो एसिड्स बनते हैं उसमें 20 अमीनो अम्ल यूज होते हैं और ये 20 अमीनो अम्ल मैजिकल 20 कहलाते हैं, क्योंकि इन 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से हजारों प्रकार की प्रोटीन्स का संश्लेषण हो जाता है। अमीनो अम्ल की अनुक्रम में जरा सा चेंज होते ही, 1 या 2 अमीनो एसिड का चेंज होते ही प्रोटीन का नेचर, प्रोटीन की प्रकृति चेंज हो जाती है। अब 20 अमीनो अम्ल जो प्रोटीन बनाते हैं, अगर सिंगलेट होता है, कोडॉन सिंगलेट होता मतलब एक लेटर का बना होता, तो UCAG 4 नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं आरएनए में। तो जो यू है यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। अगर एक अमीनो एसिड के लिए 1 होता तो 1 अमीनो एसिड, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। तो अगर कोडॉन सिंगलेट होता अर्थात एक नाइट्रोजिनस क्षार एक अमीनो एसिड्स के लिए सूचना रखता, या उसके अंदर एक के लिए सूचना होती, एक नाइट्रोजनस क्षार के अंदर एक अमीनो एसिड के लिए सूचना होती, अर्थात कोड सिंगलेट होता, तो 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड और 4 अमीनो एसिड के लिए ही सूचना उपस्थित होती। लेकिन हमें चाहिए कितनी सूचना? 20 अमीनो एसिड्स की। लेकिन इसका मतलब सिंगलेट कोड नहीं हो सकता, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं हो सकता, क्योंकि 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स के लिए कम से कम 20 कोडॉन चाहिए ही चाहिए। अब अगर ये सिंगलेट की जगह डबलेट होता, डबलेट का मतलब इसमें 2 लेटर्स होते या 2 नाइट्रोजिनस क्षारक होते, तो कितने बनते? 4 × 4 = 16। और 16 अमीनो एसिड को कोड कर पाते, तो अब भी 20 अमीनो एसिड चाहिए, तो इसलिए अब भी कम होता। अगर ये डबलेट कोड होता, वो कैसे होता? UCAG। अब इसको UU एक कोडॉन, UC दूसरा, UA तीसरा, UG चौथा। इसके बाद CU पांचवा, CC छठा, CA सातवां और CG आठवां। फिर AU, फिर AC, AA और AG 12 हो गए। GU, GC, GA और GG 16 हो गए। तो ये अगर डबलेट होता तो भी 1 2 3 4 और 1 2 3 4 यानी कि 4 × 4 = 16 अमीनो एसिड्स के लिए इंफॉर्मेशन होती डबलेट में, लेकिन 4 अमीनो एसिड अब भी शेष रह जाते। इसका मतलब कि कोडॉन के डबलेट होने से भी काम नहीं चलेगा। इसका मतलब कोड मिनिमम ट्रिपलेट होगा, जिससे ट्रिपलेट से
4 गुणा 4 गुणा 4 इज इक्वल टू 64 कोडॉन्स कम से कम बन जाएंगे, जो 20 अमीनो एसिड्स के लिए पर्याप्त होते हैं। इसीलिए कोड कम से कम ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब उसमें 3 नाइट्रोजिनस क्षारक होते हैं कोडॉन में, और यह एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है कि द कोड इज ट्रिपलेट, कि कोड ट्रिपलेट ही होता है, उससे कम नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, कोड कॉमा विहीन होता है। दूसरा, कोड कॉमा विहीन होता है, यानी कि द कोड इज कॉमालेस। द कोड इज कॉमालेस। द कोड इज कॉमालेस का मतलब क्या है कि अगर कोई एमआरएनए का एक खंड है, इसके अंदर कोडॉन्स है, पहला हमारा यूएजी, फिर हमारा जीयूजी, फॉर एग्जांपल सीसीसी, फिर हमारा यूसीसी, ये कोडॉन कोई भी कोडॉन है, तो ये पहला कोडॉन है, ये दूसरा कोडॉन, ये तीसरा कोडॉन है, ये चौथा कोडॉन। तो कॉमा विहीन होने का मतलब, या द कोड इज कॉमालेस होने का मतलब क्या है कि पड़ोस के 2 कोडॉन्स लगातार होते हैं। पहला कोडॉन ये, दूसरा कोडॉन ये, तीसरा कोडॉन ये, एंड सो ऑन आगे तक। इसका मतलब 2 कोडॉन्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता, लगातार होते हैं, इनके बीच में कोई भी अंतराल नहीं होता, कोई भी गैप, यानी कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि माना ये ऐसा होता, फिर ऐसा नहीं हो सकता इसमें कि ये पहला कोडॉन हो फॉर एग्जांपल और ये दूसरा कोडॉन ऐसे बन जाए, ये नहीं हो सकता। इसके बीच में कोई भी गैप नहीं हो सकता। जो इंफॉर्मेशन होती है वो लगातार होती है, सतत होती है, कंटिन्यूअस होती है। इसका मतलब 2 कोडॉन्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, कोई अंतराल नहीं होता, कोई कॉमा नहीं होता। इसे हम बोलते हैं कोड का कॉमा विहीन होना। द कोड इज कॉमा लेस। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी वो है कोड सार्वत्रिक होता है। कोड सार्वत्रिक होता है, मतलब इसका मतलब क्या है, द कोड इज यूनिवर्सल। द कोड इज यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या है, कोड इज यूनिवर्सल या कोड सार्वत्रिक होने का मतलब क्या है कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, यूनिवर्सली मान्य होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, किसी भी जीव में, चाहे वो विषाणु हो, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे वो पादप हो, चाहे वो प्राणी हो, सब में जेनेटिक कोड समान होता है। कोड सार्वत्रिक होता है। द कोड इज यूनिवर्सल का मतलब कि सभी जीवों में समान प्रकार का जेनेटिक कोड पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या चीज समान होती है। 2 ऐसी चीजों का नाम बताइए जिसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समान होती है। तो उसमें 2 जो मेन चीज है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समान होती है, वो होती है, एक तो जेनेटिक कोड समान होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कला, जो हर लिविंग सेल के चारों तरफ लिविंग बाउंड्री पाई जाती है, लिविंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, जीवित मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में समान होती है, लिपोप्रोटीनियस होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो ये 2 चीजें समान होती है, जेनेटिक कोड भी समान होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, और कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन भी समान होती है। इसके बाद कोड अप हिरासित होता है। नेक्स्ट है कोड अप हिरासित होता है।
अपहिरासित होता है। कोड अपहिरासित होने का मतलब क्या है? द कोड इज डीजेनरेट। द कोड इज डीजेनरेट या कोड अपहिरासित का मतलब क्या है कि ट्रिप्टोफैन और मिथायोनिन, ये दो अमीनो एसिड्स हैं। इन अमीनो एसिड्स को छोड़कर जो सभी अमीनो अम्ल होते हैं उनके लिए दो या दो से ज्यादा कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अर्थात एक अमीनो एसिड के लिए दो या दो से ज्यादा कोडॉन्स में सूचनाएं उपस्थित होती हैं। लेकिन जो ट्रिप्टोफैन है उस पर भी, उसके लिए भी एक ही होता है और मिथायोनिन के लिए भी एक ही होता है। तो जो ट्रिप्टोफैन है वो UGG से कोड होता है और ये UAG से कोड होता है। इन दोनों को छोड़कर इन दोनों के लिए एक एक कोडॉन होता है। ट्रिप्टोफैन के लिए भी एक कोडॉन होता है, मिथायोनिन के लिए भी एक कोडॉन होता है। बाकी सभी अमीनो एसिड, जो 18 अमीनो एसिड्स बचते हैं, उन 18 अमीनो एसिड्स के लिए दो या दो से ज्यादा कोडॉन्स होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि दो या दो से ज्यादा कोडॉन्स होते हैं? अब टोटल जो कोडॉन्स हैं वो है 64 यानी कि 64। अब जो 64 कोडॉन्स हैं उनमें से अगर एक कोडॉन एक अमीनो एसिड्स को कोड करता तो 20 अमीनो एसिड्स के लिए 20 कोडॉन्स आवश्यक होते। लेकिन कोडॉन कितने होते हैं? 64। इसका मतलब 3 कोडॉन्स इसमें ऐसे होते हैं जो समापन कोडॉन होते हैं। अर्थात जब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है आवश्यकता अनुसार, तो उस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन श्रृंखला को बंद करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, उसके सिंथेसिस को अब रोकने के लिए, जिससे और अमीनो एसिड उसमें ना जुड़े, उसको स्टॉप करने के लिए 3 कोडॉन्स होते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। तो अब 20 कोडॉन ये हो जाते हैं और 3 कोडॉन ये हो जाते हैं, टोटल मिलाकर 23 कोडॉन हो जाते हैं जिनका काम होता। अब जो बाकी बचते हैं इसमें, तो वो या तो वेस्ट हो, उनका कोई यूज ना हो, या दूसरा ऑप्शन यह हो सकता है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो। अब एक्सपेरिमेंटली यह प्रूव्ड है कि कोई भी कोडॉन वेस्ट नहीं होता। अर्थात कोई भी कोडॉन ऐसा नहीं होता जिसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं हो। इसका मतलब कि जो दूसरा ऑप्शन है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो, वो ज्यादा सूटेबल लग रहा है। इसीलिए अब जो 61 कोडॉन्स होते हैं, 3 घटाने के बाद इसमें 61 बचते हैं, तो इन 61 कोडॉन्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है अमीनो एसिड्स के लिए, अमीनो अम्ल के लिए, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में अमीनो अम्लों को जोड़ने के लिए। तो ये जो 61 अमीनो एसिड है वो 61 कोडॉन जो है वो 20 अमीनो अम्ल के लिए यूज होते हैं, अमीनो एसिड्स के लिए यूज होते हैं। और इन दो को छोड़कर सभी अमीनो अम्ल के लिए 2 या 2 से ज्यादा कोडॉन्स होते हैं, क्योंकि कोई भी कोडॉन वेस्ट नहीं होता। इसीलिए जो 18 अमीनो एसिड बचते हैं उनमें सूचना देने के लिए, उनको जोड़ने के लिए 2 या 2 से ज्यादा कोडॉन्स होते हैं। और कोड की यह प्रॉपर्टी, जिसमें कोड के अंदर जो कोडॉन्स होते हैं वो एक अमीनो अम्ल के लिए 2 या 2 से ज्यादा कोडॉन्स उपस्थित होते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि कोड अपहिरासित होता है, यानी द कोड इज डीजेनरेट। जैसे इसका एग्जाम्पल जो है, जो इसका एग्जाम्पल है, जो 2 कोडॉन्स होते हैं UUU और UUC, ये 2 कोडॉन्स हैं। ये 2 कोडॉन्स एक अमीनो एसिड
फिनाइल एलेनिन के लिए प्रेजेंट होते हैं, फिनाइल एलेनिन को कोड करते हैं। तो किसी भी अमीनो एसिड के लिए इन दो को छोड़कर नॉर्मली दो या दो से ज्यादा कोडॉन्स उपस्थित होते हैं और उसकी यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? तो कोड इज डीजेनरेट, यानी कोड अपहिरासित होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है जेनेटिक कोड की वो है कूट, पांचवा है कोड अनतिव्यापी होता है। अनतिव्यापी का मतलब द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या है कि द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि अगर ये कोई जेनेटिक कोड के अंदर एमआरएनए का मॉलिक्यूल है और ये कोई सीक्वेंस है, तो इसमें जो कोडॉन बनना है वो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, इस प्रकार से कोडॉन बनते हैं। तो कोड नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि किसी विशिष्ट प्रोटीन के निर्माण के लिए जो एक नाइट्रोजनस क्षार होता है वो दो कोडॉन्स में यूज नहीं हो सकता, अर्थात एक नाइट्रोजनस क्षार दो कोडॉन्स का भाग नहीं होता। यहां पर जो कोडॉन्स बनेंगे वो बनेगा पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। यानी कि ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम इसको ऐसे लिखें UAG CCC UUC UCC UGA फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा कि पहला कोडॉन ये बन गया और दूसरा कोडॉन ये बन गया। यानी कि जो एक नाइट्रोजनस क्षार एक बार किसी कोडॉन का हिस्सा हो गया, किसी कोडॉन के निर्माण में वो यूज हो गया, तो वो किसी दूसरे कोडॉन का भाग नहीं हो सकता, अर्थात एक नाइट्रोजनस क्षार केवल एक कोडॉन में यूज होता है। इसे बोलते हैं कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। नेक्स्ट है कूट असंदिग्ध होता है, यानी कि कोड असंदिग्ध होता है। मतलब द कोड इज नॉन एम्बिगुअस। कोड असंदिग्ध होता है, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक कोडॉन एक निश्चित अमीनो एसिड को कोड करता है, अर्थात ये ए कोडॉन है, ये बी कोडॉन है, ये सी कोडॉन है, तो ये ए अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ये बी को कर रहा है, ये सी को कोड कर रहा है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए जो सूचना होती है, फॉर एग्जांपल CCC प्रोलाइन को कोड करता है, तो अब ये नहीं हो सकता कि CCC किसी और अमीनो एसिड X को कोड करने लगे, ये नहीं हो सकता। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक विशिष्ट अमीनो एसिड्स के लिए होती है और वो किसी और अमीनो एसिड्स के लिए नहीं होती। किसी और अमीनो एसिड के लिए दूसरा कोडॉन होगा, तो इसको बोलते हैं द कोड इज नॉन एम्बिगुअस, मतलब कि हर कोड का एक निश्चित फेट होता है, निश्चित भविष्य होता है, अर्थात एक कोडॉन एक विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करता है, वो किसी और अमीनो एसिड कोड नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा अपवाद है। छोटा सा अपवाद कौन सा है? एक अपवाद है GUG। GUG वेलिन अमीनो एसिड को या वेलाइन अमीनो एसिड को कोड करता है,
लेकिन अगर ये GUG प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाएगा, स्टार्टिंग पोजीशन पर आएगा, स्टार्टिंग स्थिति में आ जाएगा, तब ये GUG मिथायोनिन को या मैथ्योनिन को कोड करता है, ना कि वेलिन को, क्योंकि अधिकांश पॉलीपेप्टाइड चेन मिथायोनिन से या मैथ्योनिन से स्टार्ट होती है। इसीलिए GUG जब ये प्रारंभिक पोजीशन पर आ जाएगा, इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाएगा, तो अब यहां ये वेलिन को कोड नहीं करेगा बल्कि मिथायोनिन को कोड करेगा। लेकिन अगर ये बीच में होता, चेन कोड जेनेटिक कोड के बीच में होता, तो ये वेलिन को ही कोड करेगा। ये छोटा सा इसमें अपवाद है। लास्ट प्रॉपर्टी है द कोड इज इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन, यानी कि समारंभन कोडॉन, समारंभ कोडॉन तथा समापन कोडॉन। यानी कि चेन इनिशिएशन कोडॉन और चेन टर्मिनेशन कोडॉन। जो कोडॉन पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, वो समारंभ कोडॉन यानी कि इनिशिएशन कोडॉन कहलाते हैं। जबकि वे कोडॉन्स जो पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण को रोकते हैं, बंद करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, स्टॉप करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? टर्मिनेशन कोडॉन या समापन कोडॉन। पहले इन्हें नॉनसेंस कोडॉन बोलते थे। तो जो अधिकांश पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो मैथ्योनिन से स्टार्ट होती हैं, और मैथ्योनिन जो होता है वो कोड होता है UAG से। तो इसलिए UAG जो होता है वो इनिशिएशन कोडॉन होता है। लेकिन अभी हमने एक्सेप्शन पढ़ा, अपवाद पढ़ा कि अगर GUG प्रारंभिक पोजीशन पर होता है तब वो मिथायोनिन को या मैथ्योनिन को कोड करता है, ना कि वेलिन को। इसीलिए कभी कभी GUG भी इनिशिएशन कोडॉन की तरह कार्य करता है। नॉर्मली UAG इनिशिएशन कोडॉन की तरह काम करता है। 3 कोडॉन्स होते हैं, UAA, UAG और UGA। UAA, UAG और UGA, इसको बोलते हैं ओकर, इसको बोलते हैं अंबर, और इसको बोलते हैं ओपल। ये सब कलर के नाम हैं, अंबर, ओकर, ओपल। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? जो UAG है, इस कोडॉन को एक स्टूडेंट अंबर ने खोजा था, अंबर ने डिस्कवर किया था, इसलिए उसके नाम पर इसको अंबर बोलते हैं। और अंबर एक कलर का नाम होता है, इसीलिए बाद में UAA को ओकर और UGA को ओपल नाम दिया गया। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना मानव जीनोम परियोजना। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, मानव जीनोम परियोजना। या ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जीन संरचनाओं की जानकारी के लिए 1 अक्टूबर 1990 में अमेरिका सरकार ने एक महापरियोजना का प्रारंभ किया कि जीन संरचनाओं का जो संरचना है उसको जानने के लिए, जिसको मानव जीनोम परियोजना कहा गया। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, यानी कि महायोजना थी, क्योंकि ये 13 साल तक चली, 13 वर्षों तक चली, और ये अप्रैल 2003 में समाप्त हुई। इसमें फ्रांस, जापान, चाइना, UK, USA,
और जर्मनी के 20 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स में 2800 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया। इसीलिए ये एक महापरियोजना थी, वैश्विक स्तर पर परियोजना रही, जिसमें 6 देशों के 20 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स में 2800 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने काम किया। और ये प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हुआ। और इस प्रोजेक्ट की जो लक्ष्य था, वो 4 बेसिक लक्ष्य थे इस परियोजना के। जो लक्ष्य थे, वो पहला लक्ष्य था, तो सबसे पहला लक्ष्य तो क्या था कि मानव जीन्स की पहचान। पहला तो जो लक्ष्य था वो है मानव जीन्स की पहचान। जितनी भी मानव जीन्स हैं उन सबको पहचानना इसका पहला लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था कि जो मानव डीएनए में 3 बिलियन रासायनिक क्षारक उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियोटाइड टाइप उपस्थित होते हैं, उन सबको पहचानना, उनका अनुक्रम पहचानना, उनको सूचनाओं को संग्रहित करना। और चौथा इसका जो मेन लक्ष्य था, जो इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली सामाजिक और यानी कि जो सोशल, मौलिक यानी कि इथिकल और जो कानूनी समस्याएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में समझना। और इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद, जो कंप्लीट करने के बाद, जो इसके बारे में, ह्यूमन जीनोम के बारे में हमें जो सूचना प्राप्त हुई, जो इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, यानी कि जो उसकी विशेषताएं थी, अब हम वो पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट से हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या हमें पता चला कि क्या ह्यूमन जीनोम में पाया जाता है। सबसे पहले पता चला कि 3164.7 करोड़ क्षारक पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जो मनुष्य के जीनोम में 3164.7 करोड़ क्षारक पहचाने गए, पाए जाते हैं। दूसरी बात, जो प्रत्येक जीन है का जो औसत साइज है, प्रत्येक जीन का जो औसत साइज है वो 3000 क्षारक होता है। अर्थात एक औसत जीन 3000 क्षारकों से बनी हुई होती है। और मनुष्य में जो सबसे बड़ी जीन है वो डिस्ट्रोफिन जीन होती है। और जो सबसे छोटी जीन्स हैं वो इंसुलिन जीन होती है और अल्फा ग्लोबुलिन जीन होती है, जो 10 किलो बेस से भी छोटी होती है। लेकिन जो डिस्ट्रोफिन जीन है उसमें 2.4 करोड़ क्षारक पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी जीन है और ये सबसे छोटी जीन है। नेक्स्ट, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें पता चला वो ये पता चला कि जो मनुष्य है उसके जीनोम में लगभग 30,000 जीन्स पाई जाती हैं। 30,000 जीन्स के आसपास हमारे जीनोम में प्रेजेंट होती हैं। और इनमें से 50% जीन्स का कार्य पता चल चुका है। और इनमें से 50% जीन्स का कार्य हमको पता चल चुका है कि कौन सी जीन्स का क्या काम होता है।
इसके अलावा केवल 2% से कम 2% डीएनए जो होता है हमारा, वो प्रोटीन अनुलेखन में यूज होता है, यानी कि उसके अंदर 2% डीएनए से भी कम डीएनए में प्रोटीन के अनुलेखन के लिए, प्रोटीन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए सूचनाएं, इंफॉर्मेशन उपस्थित होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो सभी मनुष्य में समान होते हैं। जो टोटल डीएनए होता है किसी भी एक मनुष्य का, उसका 99.9% डीएनए दूसरे मनुष्य से समान होता है, और यही जो 0.1% डीएनए होता है वो ही डिफरेंट होता है, और वही 0.1% डीएनए में वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स पाई जाती हैं, और इन्हीं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स का यूज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता है। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स का मतलब क्या है कि कुछ विशिष्ट सीक्वेंस होती है, विशिष्ट अनुक्रम होते हैं नाइट्रोजनस क्षारों का, जो वंशागत होते हैं, जो माता पिता से संतानों में ट्रांसफर होते हैं, और इसीलिए वो हर मनुष्य में अलग होते हैं, और वो जो सीक्वेंसेस होती हैं उनकी लंबाई भी सब में अलग होती है, और उनमें जो लंबाई, उस लंबाई में जो नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं उनका अनुक्रम भी, उनका जो क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, वो भी डिफरेंट होती है, और इसी 0.1% डीएनए से के कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है, अन्यथा 99.9% न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए जो होता है वो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से समान होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक जीन्स होती हैं। गुणसूत्र 1 में सबसे अधिक जीन, और गुणसूत्र Y में सबसे कम जीन पाई जाती है। जो गुणसूत्र 1 है उसमें सबसे अधिक जीन्स पाई जाती हैं वो है नंबर 2968, 2968, और जो सबसे कम जीन्स है वो है नंबर 231, 231 नंबर सबसे कम है जो वाई क्रोमोसोम्स पर होता है। और सभी जो जीन्स हैं उनमें से जो रोग उत्पन्न करने वाली जीन है, यानी कि जो रोग आधारित अनुक्रम है, तो रोग आधारित अनुक्रमों की पहचान की जा सकी है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं, जिसमें जैसे मनुष्य में 3164.7 करोड़ क्षारक पाए जाते हैं, प्रत्येक जीन का औसत साइज 3000 क्षारक होता है, सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन होती है जिसमें 2.4 करोड़ क्षारक होते हैं, सबसे छोटी जीन्स इंसुलिन की जीन और बीटा ग्लोबुलिन जिसमें 10 किलो बेस से कम डीएनए होता है, 30,000 जीन्स की संख्या उपस्थित होती है, 50% जीन्स का कार्य पता चल चुका है, और 2% डीएनए से भी कम डीएनए होता है प्रोटीन अनुलेखन में यूज होता है, और 99.9% न्यूक्लियोटाइड या डीएनए सभी मनुष्य में समान होता है। गुणसूत्र 1 में सबसे अधिक जीन होती है जिसका नंबर होता है 2968, और वाई में सबसे कम जीन्स होती है 231, और रोग आधारित अनुक्रमों की पहचान भी इससे की जा सकी है।